12 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज था, ये अपने पहले सफर पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर यात्रा कर रहा था। इस आलीशान जहाज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स मौजूद थे। इस जहाज के कैप्टन थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। टाइटैनिक को लेकर उस वक्त पब्लिक, मीडिया और पैसेंजर्स सभी काफी एक्साइटेड थे। और हो भी क्यों ना, ये जहाज न सिर्फ उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी, बल्कि इस जहाज में जो ऐशो आराम मौजूद थी वो हर किसी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उस समय इस शिप को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन होते हैं। जहाज के अंदर मौजूद डेकोरेशंस और फैसिलिटीज इतनी उम्दा थी जिसके आगे एक 5 स्टार होटल भी कुछ नहीं। स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, ग्रैंड स्टेयरकेस, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी, ये सब तो कुछ भी नहीं। टाइटैनिक को बनाने में जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था, उसे देखते हुए इसे द अनसिंकेबल का खिताब दिया गया था, यानी एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। टाइटैनिक का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने किया था। अपने सफर पे रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है, यानी जिस अटलांटिक महासागर को पार कर टाइटैनिक को न्यूयॉर्क पहुंचना था, उसमें बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें मौजूद थी। पर ये वार्निंग्स इतनी भी डेंजरस नहीं थी। अक्सर जहाज अपने आसपास मौजूद अन्य जहाजों को रेडियो सिग्नल्स के थ्रू सिग्नल भेजकर आगाह करता रहता है कि समंदर के इस क्षेत्र में आइसबर्ग है, सावधानी से आगे बढ़े। ऐसे ही उस दिन भी टाइटैनिक को मिले इन वार्निंग्स के बाद टाइटैनिक ने भी अपना रास्ता 2 बार बदला, लेकिन अपनी स्पीड को जरा भी कम नहीं किया। टाइटैनिक अपनी डेस्टिनेशन की ओर 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आगे बढ़ता है। इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 के दिन ऐसे ही 7 और आइसबर्ग की वार्निंग्स टाइटैनिक को दी जाती है, लेकिन इसके कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं। उस रात टाइटैनिक के डेक पे पहरा दे रहे फ्रेडरिक फ्लीट को ठीक 11:39 पर अचानक शिप के सामने एक विशालाकार आइसबर्ग नजर आता है। वो तुरंत 3 बार घंटी बजाते हैं और कॉल कर ब्रिज पे मौजूद ऑफिसर को चीख कर कहते हैं, हमारे सामने एक विशाल आइसबर्ग है, जहाज को तुरंत मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस सिग्नल के मिलते ही दौड़कर इंजन रूम में जाते हैं और शिप को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इस आइसबर्ग का साइज किसी फुटबॉल फील्ड के जितना था और इसका वजन 1.5 मिलियन टन था। ये आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने के बो से टकराता है। लगभग 10 सेकंड तक ये शिप आइसबर्ग के साथ घिसता चला जाता है, जिस कारण शिप में दरार आ गई और शिप के मेन बॉडी में छोटे छोटे छेद हो गए। आप शायद यही सोच रहे होंगे, आखिर बर्फ इतनी मोटी मेटल के लेयर को कैसे काट सकती है? पर दोस्तों, ये कोई बर्फ का छोटा टुकड़ा नहीं था, ये एक बर्फ का चट्टान था, जिसके इतने वजन के चलते इसने मेटल को भी चीर दिया। टकराव के कुछ ही सेकंड्स बाद शिप के कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज ये देखने पहुंचते हैं कि जहाज को कितना डैमेज हुआ है। जब उन्होंने ये देखा तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये जहाज तो डूबने वाला है, पर उन्हें तो ऐसा लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, जो कभी डूब ही नहीं सकता। गाइज, इस शिप में इस्तेमाल हुए 2 सबसे अहम सेफ्टी फीचर्स के कारण इसे अनसिंकेबल माना जाता था। पहला, इस जहाज में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था, यानी 2 लेयर लगे थे। मतलब अगर एक लेयर टूट भी जाता है तो दूसरे लेयर पे भी ये जहाज सरवाइव कर लेगा। दूसरा, टाइटैनिक का जो मेन बॉडी यानी हल था, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। इन 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी से भर जाते हैं तो भी ये जहाज डूबेगा नहीं, पानी में तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग के टकराव से टाइटैनिक को साइड में नुकसान हुआ, जिससे ये डबल बॉटम हल वाला फीचर तो काम ही नहीं आया और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था, यानी कि इस जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता था। टकराव के 20 मिनट बाद रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने क्रू मेंबर्स को आसपास मौजूद शिप्स को डिस्ट्रेस कॉल भेजने का ऑर्डर दिया, ताकि अगर कोई जहाज इस कॉल को रिसीव कर ले तो शायद उन्हें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, पर कोई भी जवाब नहीं आता। आखिरकार 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कार्पेथिया जहाज इस सिग्नल को रिसीव करता है और टाइटैनिक को बचाने आगे बढ़ता है। पर यहाँ समस्या ये थी कि ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था, यानी अगर ये शिप अपनी मैक्सिमम स्पीड से भी टाइटैनिक की ओर बढ़ता है तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुँचने में 3.5 घंटे लगेंगे। लेकिन क्या तब तक टाइटैनिक बच पाएगा? बाकी क्रू मेंबर्स भी फ्लेयर्स और रॉकेट छोड़ते हैं ताकि कोई भी शिप इसे देख उन्हें बचाने आ जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी शिप ने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब कैप्टन स्मिथ पैसेंजर्स को लाइफ बोट की मदद से बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। नियम के मुताबिक औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में पहले बिठाया जाएगा। टाइटैनिक पे मौजूद ज्यादातर यात्री जरा भी चिंतित नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये शिप तो अनसिंकेबल है, ये डूबने वाला थोड़ी ना है।
इसलिए जब पहला लाइफ बोट उतारा गया उसमें 65 लोगों की जगह सिर्फ 28 लोग ही सवार हुए। लेकिन समय के साथ एक एक करके 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भरते चले गए। तब जाकर पैसेंजर्स को ये समझ आया कि ये जहाज अब डूबने वाला है। ये जानने के बाद लोग काफी घबरा गए और भगदड़ मच गई। रात के 1 बजे तक टाइटैनिक के आगे वाले हिस्से में इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि इसका अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज के पीछे का हिस्सा पानी से बाहर आ गया। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही बचे थे, जिनके जरिए सिर्फ 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था। लेकिन टाइटैनिक पे 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया, लेकिन शिप पर अभी भी 1500 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। रात के 2:20 पर टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर धीरे धीरे अटलांटिक महासागर की गहरे पानी में समा गया। 3 घंटे से भी कम समय में ये कभी न डूबने वाला जहाज अटलांटिक ओशियन में डूब चुका था। शिप पे मौजूद 1500 लोगों में से कुछ तो जहाज के साथ ही डूब गए और जिन्हें तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए, क्योंकि पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। आरएमएस कार्पेथिया जहाज 3:30 से 4 बजे के बीच जब वारदात वाली जगह पहुंचता है तब तक टाइटैनिक तो डूब चुका था, पर 705 लोग जो लाइफ बोट्स में थे उन्हें ये शिप बचाने में कामयाब हुआ। इस दुर्घटना के बाद काफी सारे सवाल और कंट्रोवर्सीज का जन्म हुआ। इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ ऐसे राज खुले जिन्हें सुनकर सब अचंभित हो गए। अगर आपको पता चले कि उस रात टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और शिप मौजूद था, तब इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? ये शिप उस रात टाइम पर पहुंचकर आसानी से टाइटैनिक को बचा सकता था। ये बिल्कुल सच बात है और इस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराव के 1 घंटे पहले एसएस कैलिफोर्नियन शिप ने टाइटैनिक को आइसबर्ग की आखिरी वार्निंग दी थी। उसके बाद रात के 11:15 बजे कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया। उस रात के लिए कैलिफोर्नियन शिप को रोक दिया गया, क्योंकि रास्ते में काफी खतरा था। रेडियो ऑफ होने की वजह से टाइटैनिक से भेजा गया डिस्ट्रेस कॉल इस जहाज ने रिसीव नहीं किया। ये जहाज तब भी टाइटैनिक को बचाने नहीं आया जब फ्लेयर्स और रॉकेट फायर किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 बजे के बाद कैलिफोर्नियन के क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक से निकले फ्लेयर्स को देखा था और अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को सूचना भी दी। लेकिन कैप्टन लॉर्ड ने उनसे कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक पे सब अमीर लोग हैं जो पार्टी कर रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कैलिफोर्नियन शिप के कैप्टन लॉर्ड ने उस रात इन फ्लेयर्स और रॉकेट को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक पे मौजूद कितने सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। सुबह जब ये अपना रेडियो ऑन करते हैं तब उन्हें टाइटैनिक से भेजी हुई इमरजेंसी कॉल्स मिलती हैं और ये वारदात वाली जगह पहुंचते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ पानी में तैरती हुई लाशें ही मिलती हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में 2 इंक्वायरीज की गई और दोनों में ही कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को ही दोषी माना गया। लेकिन क्या इतने बड़े हादसे के पीछे सिर्फ एक इंसान की ही लापरवाही थी या इसके लिए और भी लोग जिम्मेदार थे? गाइस, टाइटैनिक पे पर्याप्त लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थे, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी को ये लगता था कि ये जहाज तो कभी डूबेगा नहीं, तो इसमें इतनी लाइफ बोट्स की क्या जरूरत। अगली सबसे बड़ी गलती थी स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस की। उस रात जब ये ऑर्डर आया कि सामने विशाल आइसबर्ग है, शिप को लेफ्ट की ओर मोड़ा जाए, तब घबराहट के चलते हिचिंस ने इस मैसेज को उल्टा समझ लिया और जहाज को राइट की ओर मोड़ दिया, जिससे जहाज आइसबर्ग की ओर ही मुड़ता चला गया। जब तक इन्हें अपनी गलती समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी के रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक को काफी सारी आइसबर्ग की वार्निंग मिल चुकी थी, बावजूद इसके इसकी स्पीड को जरा भी कम नहीं किया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? एक फेमस थ्योरी के मुताबिक व्हाइट स्टार कंपनी के एमडी और चेयरमैन जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ पर लगातार ये प्रेशर बनाए रखा कि टाइटैनिक की स्पीड किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए और ये शिप अपनी यात्रा सिर्फ 6 दिन में ही पूरा कर एक रिकॉर्ड बना सके, ताकि ये शिप टाइटैनिक ना ही सबसे विशाल, सबसे महंगा शिप है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे तेज शिप है, ये भी दिखा सके। पानी में डूबे टाइटैनिक के मलबे को समंदर के नीचे ढूंढने में 70 सालों का वक्त लग गया। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बलार्ड और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर लुइस मिचेल ने अटलांटिक महासागर के 3800 मीटर नीचे दफन इस टाइटैनिक के अवशेष को ढूंढ निकाला था। इस शिप के 2 टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पे पड़े मिले। 100 सालों से भी ज्यादा समय तक पानी में डूबे इस जहाज को एनवायरनमेंट ने धीरे धीरे नष्ट कर दिया है। साल 1912 में टाइटैनिक कुछ ऐसा दिखता था और आज इसकी हालत कुछ ऐसी है। साइंटिस्ट के मुताबिक बैक्टीरिया और समंदर में मौजूद अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इस शिप को धीरे धीरे खा रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक इस शिप का अवशेष पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा। आज 110 साल बाद भी इस टाइटैनिक शिप को लेकर लोगों के मन में बड़ा उत्साह है।
और लोग इसकी बात होते ही आज भी उस दिन को याद करने लगते हैं जब ये आलिशान नमूना डूबा था। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।